पिग्मी जनजाति यानी कि भूमध्य रेखीय मानव का वातावरण के साथ में समायोजन। अब भूमध्य रेखीय मानव में हमारे पास में दो जनजातियां हमें पढ़नी हैं, जिनमें से पिग्मी जनजाति जो है उसका जो क्षेत्र है वो है कांगो बेसिन। कौन सा बेसिन है? कांगो। कांगो जो नदी है, कांगो, ये विश्व की ये नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखना, कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को क्या करती है? अभी 2 बार काटती है। ये नदी जा रही है यहाँ से, ये नदी नीचे गई, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे माही नदी है, ठीक है ना, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो बनती है वो यू टाइप में जाती है। इस तरीके से माही नदी का भी बहाव ऐसा ही है। ये कांगो नदी है। कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है और कांगो देश भी है यहाँ पे। कांगो देश में, और दूसरी बात कि ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है? भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है। तो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक तापमान रहता है। भूमध्य रेखा पर तापमान कैसा है? अभी सर्वाधिक है। सबसे अधिक तापमान होने की वजह से आसपास के सागरों में, आसपास के जो सागर हैं यहाँ पर सबसे अधिक वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होगा, जल का वाष्पीकरण अधिक होगा, और वो वाष्पीकरण होने के बाद में सघन जो बादल होंगे वो सारे इस भूमध्य रेखा पर आकर के आपस में टकराएंगे और यहाँ सबसे अधिक वर्षा करेंगे। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसीलिए सबसे गर्म प्रदेश भी है। तो गर्म प्रदेश होने की वजह से यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ जो नॉर्मल आप पेड़ों को देखते हैं वो 5 मीटर 10 मीटर का पेड़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 40 से 60 मीटर लंबे लंबे पेड़ होते हैं। इतने अधिक लंबे पेड़ क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर सूरज की जो गर्मी है वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहती है, और लंबे समय तक प्रकाश मिलने की वजह से लंबे समय तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है भोजन बनाने के लिए। तो यहाँ के जो पेड़ हैं उनको लंबे समय तक भोजन बनाने का टाइम मिलता है, इसीलिए उनकी लंबाई भी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। फिर दूसरी बात आप यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ वर्षा अधिक होने की वजह से जो लंबे पेड़ हैं उन पेड़ों में से सूरज का प्रकाश नीचे धरातल पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पेड़ बहुत लंबे हैं, बहुत सघन हैं, सदाबहार वन है यहाँ पे। सदाबहार वन कौन से होते हैं? जो सदा हरे भरे रहते हैं। हरे भरे क्यों रहते हैं? क्योंकि हमेशा उन पर सूरज की गर्मी पड़ती है और हमेशा उनके अंदर भोजन की प्रक्रिया चलती रहती है। अभी अपने यहाँ पे पतझड़ का मौसम चल रहा है, पत्ते गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे वापस से अब वर्षा होगी, वर्षा के बाद में फिर से क्या शुरू हो जाएगा? इनमें हरियाली शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होता है? सदा हरे भरे रहते हैं। तो नीचे तक प्रकाश ना जाने की वजह से नीचे बहुत अधिक क्या हो जाती है? दलदल हो जाती है, और दलदल अधिक होने की वजह से दलदल में बहुत प्रकार के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, ठीक है, मच्छर मक्खियाँ पनपती हैं, जहाँ सबसे अधिक इसी क्षेत्र के अंदर ही बीमारियाँ पाई जाती हैं। सबसे अधिक जो बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी इस क्षेत्र में मिलेंगी, भूमध्य रेखा पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसी भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका में बात करें तो अमेजन के जंगल हैं। अमेजन के जंगल जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण उनको भी मिलता है, तो सबसे ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? क्या होता है उस समय? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उसमें से कार्बन को अपने पास रखते हैं और ऑक्सीजन को वापस रिलीज कर देते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो यहाँ कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति रहती है, और इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र आएगा हमारे पास में विक्टोरिया झील। इस विक्टोरिया झील, इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अभी नील नदी। कौन सी नदी है यहाँ पे? नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विक्टोरिया झील के पास में ये जो क्षेत्र है हमारे पास में, ये पूरा का पूरा मसाई जनजाति का है। ये क्षेत्र मसाई जनजाति का है और ये क्षेत्र जो है वो पिग्मी जनजाति का है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये उष्ण आर्द्र प्रदेश में रहती है, मैदानों में रहती है, जंगलों के अंदर रहती है, जबकि ये थोड़े से ऊंची हाइट पर रहते हैं, पठारों पर रहते हैं। इस क्षेत्र में थोड़ा ऊंची हाइट है, पठार है, जबकि यहाँ पर घने जंगल हैं। तो चलिए देखें,
अब तक हमने ये देखा पिग्मी जनजाति का क्षेत्र हमने देखा। तो पिग्मी मानव जाति के अत्यंत सरल रोग हैं। इन्हें प्राय सर्वाधिक आदिकालीन मानव कहा जाता है, क्योंकि सबसे पुराना जो मानव है जिसको हम कहते हैं निग्रो प्रजाति, कौन से भी निग्रो प्रजाति, तो वो प्रजाति सबसे पहले उद्भव हुआ था उस प्रजाति का। 10वें क्वेश्चन के अंदर हमें यही देखना है कि सबसे पहले कौन सी प्रजाति आई, उसके बाद कौन सी आई, फिर कौन सी आई, ऐसे करके। तो सबसे आदिकालीन मानव कौन सा है? पिग्मी। निवास क्षेत्र इसका कौन सा है? मुख्य रूप से पिग्मी जाति के लोग निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य के भूभाग में फैले हुए हैं। पश्चिमी वर्ग के इसके नाम है, थोड़े से अलग अलग वर्ग है इनका। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, पश्चिमी वर्ग में बोंगो, गेबोन के अंदर गेबोन देश है। मबूती कहाँ पे कहा जाता है इनको? जायरे में। इतूरी कहाँ पे कहा जाता है? इतूरी वन प्रदेश, जायरे के वन प्रदेश में इतूरी इसको कहा जाता है, ठीक है, पिग्मी को। कांगो नदी के दक्षिण में पाए जाने वाले दलदली बाग में बतवा एक बड़ा समूह निवास करता है। बतवा वर्ग के पिग्मी मुख्यतः मछली मारने, पशुओं को पकड़ने का पर निर्भर करते हैं। अमेजन बेसिन के रेड इंडियन, श्रीलंका के बेदा, न्यू गिनी के पापुआन और बोर्नियो के पुनन, ये सब पिग्मी जैसे ही हैं। क्यों पिग्मी जैसे हैं? क्योंकि ये सारे के सारे भूमध्य रेखा पर है। ये सारे कहाँ पे हैं? भूमध्य रेखा पर है। अमेजन के जंगलों में रेड इंडियन, श्रीलंका में वेदा, न्यू गिनी में पापुआन, इंडोनेशिया में मसाई, इंडोनेशिया में भी मसाई हैं, और यहाँ पे आपको केन्या, तंजानिया में भी मसाई मिलेंगे। तो ये पूरे के पूरे जो हैं वो एक ही प्रजाति, एक ही जैसे मानव पाए जाते हैं। इनका वातावरण कैसा है? पिग्मी का मुख्य वर्ग उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका वन में रहता है। जलवायु अत्यंत उष्ण और आर्द्र है। ये ध्यान रखना, जलवायु इसकी कैसी है? उष्ण और आर्द्र। और बुशमैन की जलवायु कैसी थी? उष्ण और शुष्क थे, ठीक है। कंपैरिजन में जब पढ़ोगे ना तो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तापमान वर्ष भर कितना रहता है? 26 से लेकर के 30 डिग्री तक रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर, जबकि बुशमैन के पास में केवल 20 सेंटीमीटर वर्षा है। तो 20 सेंटीमीटर वर्षा है, इसीलिए कंटीली झाड़ियाँ हैं। यहाँ 250 सेंटीमीटर वर्षा है, इसीलिए यहाँ पे सदाबहार वन है। सदाबहार वनों के अंदर वो पेड़ों पर की डालियों पे रहता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, दौड़ना, सब काम उसके किस पे? पेड़ों पे ही रहते हैं। नीचे तो बहुत कम उतरते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बंदर प्रजाति है ना, जैसे वो पेड़ों पर रहती है, उस तरीके से। यहाँ सघन, लंबे और घने वन पाए जाते हैं। इनमें अनेक प्रकार के विशालकाय जानवर और जहरीले कीड़े मकोड़े यहाँ पर रहते हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर जैव विविधता का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रजातियाँ, एक ही किस्म की अलग अलग प्रजातियाँ, अनेकों प्रजातियाँ। मतलब जानवर है तो अनेक प्रकार के जानवर, मानव है तो अनेक प्रकार का मानव, पेड़ है तो अनेक प्रकार के पेड़, अनेक प्रकार के पौधे, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, कीड़े हैं तो अनेक प्रकार के कीड़े, ठीक है। और जैसे जैसे हम ठंडे प्रदेशों की ओर जाएंगे, जैव विविधता कम होती जाएगी। पेड़ एक ही प्रकार का, ठीक है, मानव एक ही प्रकार का, जानवर एक ही प्रकार का, पशु एक ही प्रकार का, इस तरीके से। तो इस तरीके से एस्किमो के पास में जैव विविधता बहुत कम होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर जैव विविधता बहुत अधिक होती है। आगे देखिए, शारीरिक संगठन देखिए इसका। पिग्मी का कद छोटा होता है, अभी छोटा। सामान्यतः इनकी ऊंचाई 33 नहीं, इसको लिखना था कितना, 0 पॉइंट है ना, तो 0.33 मीटर से लेकर के 1.49 मीटर तक, ठीक है। नहीं, 1 पॉइंट ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 1.33 से लेकर के 1.49 मीटर लगभग, यानी कि 1.5 मीटर के समथिंग, यानी कि 4.5 फीट की इनकी हाइट होती है, ओनली 4.5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, कोई अमेरिकन घूमने आया होगा यहाँ पे तो उसने देखा, ये देखो सबसे बड़ा व्यक्ति जो है इनका कितना हाइट वाला है। इनकी चमड़ी का रंग पीलापन अथवा ललाई लिए हुए भूरे रंग का होता है। इनका रंग भूरे का होगा, जबकि एस्किमो का कैसा था? लाल। इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए होते हैं।
जो बुशमैन में नहीं था, ठीक है, उनके जबड़े बाहर की ओर नहीं थे, इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हैं। नाक कैसी होती है? चपटी होती है, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और बाल जो होते हैं काले छल्लेदार होते हैं। ये जो विशेषताएं है ना, ये याद रखना। अगर ये विशेषताएं आपने याद रख ली ना इनके शरीर वाली, तो आप 10वें प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, वरना वो प्रश्न अपने हाथ से निकल जाएगा, ठीक है ना। पिग्मी बड़े बलवान, निर्भीक और साहसी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेड़ों पर रहते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर दौड़ना कूदना सब कुछ काम जो है इनका यहाँ पे होता है। यहाँ बड़े बड़े प्रकार के आपको जानवर देखने को मिलेंगे, उन जानवरों से लड़ना, अपने आप को बचाए रखना और लंबी आयु तक जीना, यही इनको शो करता है कि ये बलवान, निर्भीक और साहसी हैं। ये लोग पेड़ों पर चढ़ने में बड़े चतुर होते हैं, इनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है, दूर तक ये सुन लेते हैं। और ये पक्षियों की भाषा बोली में है ना, पक्षियों को की बोली बोल सकते हैं, जानवरों की बोली निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर एक फिल्म आई थी कौन सी, टैंगो चार्ली, उसके अंदर अगर आपने देखी हुई है तो, लेकिन वो पुरानी आपने नहीं देखी होगी ना, तो उनमें भी क्या है, इस तरीके से जानवरों की आवाज़ निकाल निकाल करके वो क्या करते थे, आपस में कन्वर्सेशन करते थे। कठोर वातावरण में उसे अपनी बुद्धि के विकास करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि स्वभाव से ये संकोची और विदेशियों के प्रति शंकालु होते हैं। उन्हें देखते ही घने जंगलों की ओर भाग जाते हैं। बाहर से अगर देखा ना कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो बस पता नहीं चलेगा कौन से पेड़ के ऊपर कहाँ से कहाँ जा करके वो कहाँ चले गए, ठीक है। अब आप इमेजिनेशन करो जैसे वो आपका मोगली नहीं है, उसको तो जानते हो ना सारे के सारे, तो उस टाइप में ये चीज़ है, ठीक है। इनका काम यही है, बस पेड़ों के ऊपर दौड़ना, शिकार करना और बस जीवन जीना। भोजन क्या करेंगे? देखो भोजन में क्या कर सकते हैं बताओ, इनके पास में क्या है? अब इनके पास में फल फ्रूट खूब है, ठीक है, तो जंगली फल, कंदमूल, शहद, शिकार किए गए पशुओं के मांस तक ही सीमित है। कभी कभी निकटवर्ती नदियों में मछलियां भी पकड़ लेते हैं। अब नदियां भी यहाँ पे खूब बहती हैं, क्योंकि पानी वर्षा अधिक होगी तो फिर नदियां भी अधिक बहेंगी। सामान्य ये कच्चा मांस ही खाते हैं। बंदर, चूहे, सांप, पक्षियों का भुना मांस पसंद किया जाता है। केले, कसावा इन्हें बहुत पसंद है। एक पिग्मी एक बार में 50 से 60 केले खा जाता है, ठीक है, जैसे वो बंदर खाते हैं ना पेड़ों पर रहने वाले, वैसे उस तरीके से। शिकार को पकड़ने के लिए झटकेदार फंदों का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ को बांस की नलियों में डाल करके पकाया जाता है। आपने देखा होगा पकाने की एक नेचुरल तकनीक होती है, बांस की नलियों में भर देते हैं और उसको पकाओ, ठीक है। अंजीर के वृक्ष से चिपचिपा रस प्राप्त कर बांस की डंडियों पर लगा देते हैं और जब पक्षी इन पर बैठता है तो उनके पैर चिपक जाते हैं और फिर ये उसका शिकार कर लेते हैं। तो इसकी टेक्निक याद रखनी है, शिकार कैसे करता है, ठीक है। मछलियों का शिकार करेगा फंदा डाल करके, पक्षियों का शिकार करेगा इस तरीके से। आखेट, छोटे जीवों का शिकार प्राय अकेला व्यक्ति कर लेता है, किंतु हाथी जैसे भीमकाय जानवरों का शिकार अनेक पिग्मी मिलकर करते हैं। ये लोग वनों में गड्ढे खोदकर उन पर पत्ते डालकर बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। तो ये लगभग फंदे डालने वाला और गड्ढे खोदने वाला दोनों का काम एक जैसा ही है। बांस का जाल बनाकर मछलियां पकड़ी जाती हैं। पिग्मी सतर्क, जागरूक और चालाक होता है। उसको बनक लग जाती है, थोड़ी सी बनक लगी गायब, बस पता नहीं चले कहाँ गया। तरह तरह की जानवरों पक्षियों की आवाज़ की नकल कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर उनका शिकार करते हैं, ठीक है ना। आगे बात सुन। तो वस्त्र इनके क्या है? अत्यधिक ऊंचे तापमान तथा अति आर्द्रता के कारण इन लोगों को अधिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्त्रियां और पुरुष किसी छाल की डोरी या ताड़ की पत्तियों का या किसी वृक्ष की छाल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कम हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया, तो अब आप इसके घर देख लो। इस तरीके के घर हैं यहाँ पे बनाए हुए, लकड़ियों के घर बने हुए हैं, बड़े मजे से बैठे हुए हैं सारे, ठीक है। मकान देखिए, पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं, अतः स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोंपड़ियाँ वृक्षों पर बनाते हैं। यह टहनियों, पत्तों, घास फूस से बनाई जाती है। इनकी निरंतर घुमक्कड़ प्रवृत्ति तथा निम्न जीवन स्तर के कारण इनके पास घरेलू सामान बहुत ही सीमित होता है। घरेलू सामान क्या करना, उठा करके साथ में जहाँ जाएंगे बांस हर जगह पे मिल जाएगा, बांस में खा लेंगे पी लेंगे, ठीक है, इस तरीके से।
उपकरण कौन से इनके पास में? भाले हैं, तीर कमान है, मछली पकड़ने के लिए जाल है तथा लकड़ी की टोकरियां हैं। जल भरने के लिए सूखी तुम्बियां होती हैं। तुम्बियां जानते हो क्या होती हैं? नहीं जानते? तुम्बियां एक प्रकार का वो फल होता है। तो फल को क्या करते हैं, पकने के बाद में उसके अंदर से धूप में रख देते हैं, उसके अंदर से बीज वगैरह निकाल देते हैं, वो खाली हो जाता है। ठीक है, आपने एक वो भी सुना होगा, म्यूजिक उपकरण होता है एक, ठीक है, जिसमें वो तुम्बा बोलते हैं उसको, तुम्बाल नहीं, ये थोड़ा पंजाबी वर्ड है, तुम्बियाँ इसको बोलते हैं। ठीक है ना, आप तुम्बियाँ सर्च करके देखना, तुम्बी बजेगी। ठीक है, वो गायक के पास में एक तारा वाला, इकतारा बोलते हैं उसको, इकतारा। आप ठीक है, राजस्थान के अंदर जब संस्कृति में आप पढ़ोगे ना, राजस्थान की कला एवं संस्कृति में, तो तब आपको वहाँ पे वाद्य यंत्र पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर आपको मिलेगा इकतारा, दो तारा। ठीक है, जैसे गिटार नहीं होता, गिटार तो गिटार में 4 तार लगे होते हैं ना, ऐसे ही वो बना होता है, लेकिन उसमें क्या है, नीचे की तरफ कद्दू लगा होता है। कद्दू कह सकते हैं आप, तुम भी ये किसको कह सकते हैं? कद्दू को कह सकते हैं। तो कद्दू, बड़ा सारा कद्दू होता है, तो उसको खाली करके उसके ऊपर एक डंडी फिट करके तार लगा दी, अब बजाएंगे, आवाज आएगी बढ़िया। तो इस तरीके से भूमि खोदने के लिए बैंत की छड़ी तथा लकड़ी मुख्य औजार है। व्यापार, तो पिग्मी अपने कृषक पड़ोसियों से मौन व्यापार करते हैं। अभी मौन व्यापार कैसे होता है? तो इनके पास में जो भी कोई फल फ्रूट या कुछ होगा ना, तो वो क्या करेंगे, एक स्थान इनका निश्चित किया होता है, वहां पे रख के चले जाएंगे। दूसरा आएगा उधर से, वो वहाँ सामान उठाएगा और वो सामान अपनी तरफ से जो भी उसके पास सामान होगा वो रख के वो चला जाएगा, और फिर इधर से जाएंगे और उठा करके ले आएंगे। मौन मतलब कोई कन्वर्सेशन नहीं होती आपस में, बस। ठीक है ना, ऐसे लगेगा जैसे चिड़ियाँ बोल रही होती हैं, मतलब अपने को कोई समझ में नहीं आएगी कि आपस में उनकी क्या डिस्कशन चल रही है, नहीं। तो ये लगेगा कि ये मौन रह करके काम कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग रात्रि में अपने बंटू कृषक पड़ोसी की बस्ती में जाकर निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेटकर मांस रख आते हैं। दूसरे दिन उसी स्थान पर इनकी आवश्यकता की कृषि उपज रखी मिलती है, उसे ये लोग उठा करके ले आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी आपने इसमें बतानी है, क्योंकि इनको ना दूसरे लोगों से मिलना जुलना जो है, संकोची होते हैं, दूसरों से मिलते नहीं है, बस पेड़ों के पीछे छिप गए, देखा किसी को पेड़ के पीछे छिप गए, कहीं और भाग गए। तो इस तरीके से सामाजिक व्यवस्था क्या है इनकी, ये लोग प्रकृति से डरते हैं। ये निश्चयवाद की बात आ गई यहाँ पे, ये कैसे हैं, निश्चयवादी हैं, मतलब प्रकृति को ही सब कुछ मान के चलते हैं। जो कुछ भी प्राप्त करते हैं प्रकृति का रोजाना सुबह शाम धन्यवाद करते हैं उठते ही, कि भी जो आपने हमें दिया बहुत है, हम इसके अंदर खुश हैं। ये निश्चयवाद की झलक है यहाँ पे। जनजातियों में, सभी जनजातियों में निश्चयवाद की झलक रहेगी। भूत प्रेतों में इनका अंधविश्वास होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों अथवा पत्थरों आदि को पूजते हैं। जादू टोना भी इनका विश्वास होता है। इनमें नाचने गाने का बड़ा शौक होता है। ये मिलकर गोल चक्र में नाचते हैं। इनमें ऊंची जन्म दर पाई जाती है। भाई जन्म दर क्या होती है, ऊंची, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, किंतु महामारी के कारण इनकी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको बच्चों को संभालना भी तो है, लेकिन उनको चिकित्सा व्यवस्था तो मिलेगी नहीं, और जादू टोना करेंगे तो जादू टोना से तो होने वाला कुछ है नहीं, तो इसलिए कोई बचता है कोई नहीं बचता। तो इस तरीके से ये हम जनसंख्या वाले टॉपिक में, जब हम जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो तब आप वहाँ पे याद रखना ये चीज़ को, कि सर्वाधिक जन्म दर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जनजातियों में सबसे अधिक, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक जन्म दर देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी जनसंख्या वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, वास्तव में पिग्मी प्रकृति के दास हैं। स्त्रियां कठोर परिश्रम करती हैं तथा अरक्षिता से पीड़ित रहती हैं। अरक्षिता से क्या है, पीड़ित रहती हैं। इस कारण वे शारीरिक दृष्टि से कमजोर और उनमें जीवन शक्ति की कमी रहती है। प्रत्येक परिवार अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है। आधुनिक समाज से क्या संपर्क है इनका? पिग्मी जाति के लोग कैसे हैं, शंकालु होते हैं, इसलिए मिलना ही नहीं चाहते किसी से। कोई इनको कितना ही सिखाने क्यों ना जाए कि ऐसे कर, भाग जाएंगे वहाँ से। ये लोग बाहर के लोगों को देखकर घने जंगलों में भाग जाते हैं तथा उनसे संपर्क स्थापित नहीं करना चाहते। पिग्मी केवल अपने पड़ोसी बंटू कृषक जाति से ही व्यापार के रूप में संपर्क रखते हैं, लेकिन इनका व्यापार भी मौन व्यापार होता है। अतः पिग्मी बाहरी सभ्यता
और शिक्षित जातियों से संपर्क करना ही नहीं चाहते। वे अपने कठोर और कैसा है अभी पीस वातावरण में शिकार करके अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप देख लेना कि यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, तो अपनी पीडीएफ में ये पूरा मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में कौन भी पिग्मी, ये पूरी पिग्मी की कहानी है। ऐसी कैसी कहानी आ जाएगी किसकी, मसाई की। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, दोनों एक ही लेवल पे रहते हैं। भूमध्य रेखा पर पिग्मी रहता है, भूमध्य रेखा पर ही मसाई रहता है। लेकिन मसाई जो है ये थोड़ा सा एडवांस है, ये पठारी इलाके में रहता है, तो इसकी जलवायु उपोष्ण है। उधर जलवायु कैसी है, उष्ण, और इसकी जलवायु कैसी रहेगी, उपोष्ण रहेगी। तो इसके पास ज़्यादा बड़ी बड़ी घास वगैरह नहीं है, नॉर्मल घास रहेगी। तो ये पशुओं का पालन करेंगे, पशुओं को चराएंगे। और जब जनजाति पशुओं को पालना शुरू कर देती है ना, शिकार पर निर्भर नहीं रहती, पशुओं को पालना शुरू कर देती है, तब वो कृषि करना भी शुरू कर देती है। तो मसाई जनजाति जो है वो अस्थायी कृषि करती है। अस्थायी किसे कहते हैं, स्थानांतरण कृषि को कहते हैं। स्थान बदल बदल के कृषि करना, उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि कहते हैं। ठीक है।